नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई दृष्टि बैच हमारा जैसे कि आपको पता है कि बहुत पहले से चला आ रहा है और आप देखोगे हम धीरे धीरे करके सारे जो चैप्टर्स हैं इनके वन शॉट आपको पढ़ा रहे हैं। आज की इस क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम सर क्या करेंगे। तो आज हम आपका सिविक्स का, आपका नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। चैप्टर का नाम क्या है भाई? संस्थाओं का कामकाज। अगर इस चैप्टर की हम बात करें इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अब देखो, अगर आप पूरे जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं ना उनको अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जितने भी मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, और क्या लोकतंत्र से कोई बेहतर और व्यवस्था है या नहीं है, और लोकतंत्र ही सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों है। और उस चैप्टर में हमने अलग अलग उदाहरणों के जरिए जो है समझने की कोशिश की। फिर आप देखोगे हमने संविधान के बारे में पढ़ा, है ना। संविधान क्या है, संविधान किस तरीके से आप देखोगे किसी भी देश को चलाने में संविधान का कितना बड़ा योगदान होता है। इस चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर भी जुड़ा हुआ है। अब समझो, हम हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से क्या, एक किताब है, और उस किताब में उस देश को कैसे चलाना है वो लिखा हुआ है। अब समझो यहां पे सवाल क्या आता है। अब सवाल यह आता है कि अब देश को चलाएगा कौन सर। अब देश को चलाएगा कौन, यहां तक कि सरकार जो है वो भी कैसे चलेगी सर। सरकार को, देश को कौन चलाएगा सर, है ना। जो भी नियम कानून बने हैं, जो भी नियम कानून बने हैं उनको ठीक से लागू करवाने का, जो भी हमारी पूरी ये व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से चलाने का काम किसका होता है सर। तो वो हमारे देश की जो संस्थाएं हैं इनका होता है। अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि मान के चलिएगा तुम्हारा जो स्कूल है वो क्या है सर। तुम्हारा जो स्कूल है वो भी एक संस्था है, बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशंस। तुम्हारा जो स्कूल है वो एक संस्था है, बैंक है वो क्या है, संस्था है ना। पुलिस स्टेशन के पास जाओगे तो भाई आप देखो पुलिस स्टेशन जो है, हमारा पुलिस कानून जो है, पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो भी एक तरीके से क्या है सर, वो भी इंस्टीट्यूशन है। अब इन सबका अलग अलग काम है भाई। तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम है सुचारू रूप से तुम्हें शिक्षा देना। और ये जो स्कूल है, जो भी स्कूल की हम बात करें सर, सीबीएसई की हम बात करें, तो सीबीएसई भी क्या, सीबीएसई भी एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंडर में जितने भी स्कूल है वो चल रहे हैं सर सुचारू रूप से। सीबीएसई का जो भी ऑर्डर आता है वो सब सारे स्कूल्स को मानना पड़ता है। तुम्हारी यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में आप देखोगे जो भी तुम्हारा, है ना, तुम्हारा शिक्षा विभाग है, वहां से जो भी ऑर्डर आएगा वो सारे स्कूलों को मानना पड़ेगा। स्कूलों ने बोल दिया कि 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं तो इन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, है ना। इतने से इतने दिन की छुट्टी की जा रही है, नए नए सब्जेक्टों को लाया जा रहा है। ये सब कौन निर्णय लेता है भाई? ये सारी की सारी तुम्हारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं सारी की सारी निर्णय लेती हैं। बाकी इन सारे निर्णय को जितने भी स्कूल हैं उनमें लागू किया जाता है। तो ये तुम्हारे स्केल पर जो है, तुम्हारे स्तर पर हमने जो एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दे दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से बड़े स्तर की बात करूं, थोड़े से बड़े स्तर का सोच के देखो। अब थोड़े से बड़े स्तर मतलब पूरे देश के बारे में सोच के देखो। इस देश को भी चलाने में आप देखोगे किसका योगदान होता है सर? संस्थाओं का योगदान होता है, इंस्टीट्यूशंस का योगदान होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले छोटे लेवल पर सोचो, फिर थोड़े से बड़े लेवल पर सोचो। तो मैं बात कर रहा हूं इस देश के बारे में। इस देश को चलाने में किसका योगदान है सर? तो वो संस्थाओं का योगदान है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनका योगदान है, और इन्हीं के बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आप देखोगे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मेरा अगला तुम्हारा सवाल आएगा, सर इसके नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं। तो आपको दृष्टि बैच, आपको पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करना, अपनी क्लास चुनना, वहां पर दृष्टि बैच डालना, और उसके बाद दृष्टि बैच में आपको ये जो नोट्स है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे वही स्टार्टिंग ही चैप्टर की ऐसी हुई है कि भाई तुम्हारा जो लोकतंत्र है ना उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ चुनाव से लोकतंत्र का मतलब नहीं होता। चुनाव तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है सर, है ना। आपने सिर्फ वोट देकर शासन चुन लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र है। और सबसे पहले वाले चैप्टर में यही जाना कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी चुन लेते हो, किसी को भी वोट डाल देते हो, है ना। हो सकता है किसी देश में वोटिंग होती हो, है ना, किसी देश में तुम जो है अपना मत डालकर किसी नेता को जिता रहे होते हो, फिर भी वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। लोकतंत्र एक बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े स्तर पर जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो ये, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ तुम जो है वोट डालकर जो है एक तरीके से सरकार बना रहे हो या फिर वोट डालकर अपनी पार्टी को जिता रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, जब कोई भी शासक चुन लिया जाता है ना, तो आप देखोगे कि जो शासक चुना गया, यानी कि जिस पार्टी की सरकार बनी है सर, अरे भैया किसी ना किसी पार्टी को तो वोट डालकर जिताया होगा ना तुमने। तो जिस पार्टी की सरकार बनी है, जिसने भी सरकार बनाई है, तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद वो कुछ भी करेगी सर, नहीं। वो भी एक तरीके से आप देखोगे वो भी बहुत सारी वीडियो में जकड़ी हुई है सर। वो उस पर भी बहुत सारी लिमिट्स लगी हुई है सर। उस सरकार पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं सर, बहुत सारी रोक है, उस पर लिमिट है सर। आप देखोगे यहां पर वही लिखा गया है कि भाई जो सरकार है वो भी आप देखोगे किसी ना किसी नियम कानून के हिसाब से चलती है सर। इनको भी नियम कानून मानने पड़ते हैं। और याद रखना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संस्थागत नियम।
है ना। यानी कि आप देखोगे हमारी संस्थाएं जो है क्या करेंगी सर, इनका काम ही यही है, इनका काम ही यही है कि ये देखना कि हमारी सरकारें काम कैसा कर रही हैं, है ना। ये नियम कानून जो बनाए जाते हैं, इनको लागू करवाया जाता है, ये काम किसका है सर, ये काम हमारी संस्थाओं का है, ताकि सरकार जो है वो, है ना, सुचारू रूप से चलती रहे। सरकार पर, है ना, एक तरीके से जो एक नजरें जो होती हैं वो कौन गड़ाता है सर, तो ये हमारे कुछ जो संस्थाएं हैं, है ना, ये जो हमारी कुछ संस्थाएं हैं यही करती हैं सर, तो इतना समझ लो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं सरकारों की बात करूं तो ये भी क्या है सर, ये भी संस्थाओं और कानूनों के अंदर रहकर काम करती हैं। तो आप देखोगे कि जो भी संस्थाओं ने, जो भी, अब देखो संस्थाओं का सिंपल सा काम है, उनके पास एक किताब है जिसको हम संविधान बोल रहे हैं, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको सुचारू रूप से पूरे देश में इंप्लीमेंट करवाना, उनको देखना कि ये जो जितने भी, देखो अगर मैं संस्थाओं की बात करूं, उसका सिंपल सा अर्थ क्या है, इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि हमारे देश में एक ऐसा, एक इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, एक ऐसा ऐसी एक, अगर मैं संस्थाओं की बात करूं, एक ऐसा सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे पूरे देश में नियम कानूनों को ठीक से लागू करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जा रहा, हमारे देश में सरकार ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही। जैसे आपका स्कूल ही क्या करवाता है, आपके एग्जाम करवाता है, अगर आपके स्कूल ही ठीक से एग्जाम ना कराए तो क्या हुआ, तो आपके स्कूल का, है ना, अलग अलग बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इनका योगदान क्या है सर, इनका योगदान ही यही होता है कि एक तरीके से हमारे देश में जो भी चीजें चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है ना। नियम कानून बनाने से कुछ नहीं होता सर, उनको लागू करवाना, उनको बनाना, उनमें कुछ बदलाव करवाना, उन सब में आप देखोगे इन इन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप देखोगे अगर मैं मुख्य 3 संस्थाओं के बारे में बात करूं, वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो देश को चला रही है सर, है ना, जो देश में आप देखोगे नियम कानूनों को जो है लागू करवा रही हूं, आप देखोगे इसमें 3 संस्थाएं होती हैं, एक तो हमारी विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। अगर मैं विधायिका की बात करूं तो आप देखोगे इसका काम होता है कानून बनाने का, कार्यपालिका की हम बात करें, इसका काम होता है कानूनों को लागू करवाने का। याद रखना, जिसकी सरकार बनती है वो एक तरीके से कार्यपालिका का काम करता है। क्लियर हुआ ना, चलिए, तो आप देखोगे क्लियर हुआ, चलिए फिर आप देखोगे, फिर आता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका भी हमारी एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जो वाद विवादों को सुलझाती है सर। आप देखोगे अगर कोई भी सरकार ने नियम कानून बनाया, इनका ठीक से कोई पालन नहीं कर रहा, तो आप देखोगे इस पे निगरानी करने का काम किसका होता है, तो हमारे किसका होता है, हमारे न्यायपालिका का होता है। और साथ के साथ याद रखना, न्यायपालिका का एक काम और होता है कि हमारे संविधान की हम बात करें, हमारे संविधान को ठीक से क्या करना, ठीक से एक तरीके से समझना, है ना, ठीक से इंटरप्रिटेट करना, काम किसका होता है सर, न्यायपालिका का। समय समय पर आप देखोगे कि न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका जो है संविधान में जो लिखा हुआ है उसका ठीक जो मतलब जो है वो सरकार को बताती है कि भाई संविधान में जो लिखा हुआ है इसका ठीक मतलब ये है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि, है ना, न्यायपालिका हमारी जो है क्या कर रही है सर, न्याय दे रही है एक तरीके से आप देखोगे वाद विवादों को सुलझा रही है। ये सरकार से भी ऊपर, आप याद रखना, न्यायपालिका की ताकत बहुत ज्यादा है सर, है ना, ये आप देखोगे ना, ये सरकार को भी फटकार लगा देती है। तो समझो, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे वे संविधान व कानून के अनुसार ही जो है सारी चीजों को जो है एक तरीके से पूरे देश में देखती है। तो आप समझो कि हमारे पूरे देश की अगर हम बात करें तो हमारी न्यायपालिका क्या है सर, हमारी न्यायपालिका का यही काम है कि पूरे देश में जो भी नियम कानून जो है लागू किए जा रहे हैं, पूरे देश में नियम कानून जो लागू किए जा रहे हैं, इनका सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, सजा देने का, न्याय देने का, वाद विवाद सुलझाने का, हमारे संविधान को इंटरप्रिटेट करने का, समझने का, उस पर व्याख्या करने का। संविधान की व्याख्या करता कौन है सर, संविधान की व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है ना, हमारा न्यायालय करता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्टार्टिंग में आप देखोगे आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और स्टार्टिंग में आप देखोगे इस पूरे पाठ्यक्रम की हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि भाई हमारी संस्थाएं जो होती हैं, इसका क्या उद्देश्य है सर, इनका कामकाज क्या होता है सर, और सरकार जो है मिलकर जितनी भी ये संस्थाएं हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये मिलकर किस तरीके से सरकार को चलाती है, सरकार के कामकाज को देखती है। तो यही इस चैप्टर में जो बताया गया है। अच्छा, क्लियर हो ना। चलिए, अब देखो यहां पर हम ये भी देखेंगे कि भाई दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है, इनमें इन संस्थाओं का काम कैसा रहता है ना, और हमारी व्यवस्था, जैसे हम भारत की बात करें, यहां पर कैसे काम करती हैं चीजें। तो भारत की जो एक तरीके से संस्थागत व्यवस्था है, उसके बारे में हम जो है यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे और इसको हम जो एक तरीके से आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के उदाहरणों के सहित जो है देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, एक जो तुम्हारा जो पूरा जो चैप्टर शुरू हुआ है, यहां पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रखा है सर। उदाहरण की बात करें तो यहां पर बात की जा रही है 1 अगस्त 1990 की, है ना। तो यहां पर सरकार बन चुकी है सर, अब उसकी हम बात करेंगे अभी। और आप देखोगे कि एक तरीके से सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा जो एक तरीके से एक आदेश जारी किया जाता है ना, एक आदेश जारी किया जाता है ना, आदेश जारी किया जाता है। और एक तरीके से क्या है सर, ये आदेश जो जारी किया गया इसको हम बोलते हैं, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। यानी कि सरकार का जो एकदम से आदेश आता है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो सर। तो सरकार ने जो आदेश जारी किया है, क्या, अब यहां पे सवाल आता है सर, क्या आदेश जारी किया, समझो समझो। अब इसकी पूरी कहानी है सर, इसकी पूरी कहानी, यहां पे कहानी बताई गई है। तो आप देखोगे कि सरकार में एक तरीके से आप देखोगे मंत्रालय होता है, इसको हम बोलते हैं कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
है ना। अब इसका काम क्या होता है, इस मंत्रालय का काम यही होता है कि जो भी काम से संबंधित जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में है ना, जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी पेंशन से संबंधित जो भी मसले हैं सर, है ना, जो भी जन शिकायतें होती हैं, जो भी काम से संबंधित है ना, जो जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां वगैरह कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी मसले होते हैं, जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है, वो इस मंत्रालय को है सर। ये मंत्रालय ही देखता है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, इस मंत्रालय का एक विभाग है, इसको हम बोलते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इस विभाग का काम क्या होता है कि देश में जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पर, चाहे आप देखोगे चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में कर रहा हो नौकरियां, है ना, जो ट्रेनिंग ले रहा है ना, उनके बारे में जो है, उनको कौन देखता है, उनको यही देखता है। क्लियर है, उनको यही देखते हैं सर। क्लियर हो ना। चलिए, इसके जो सचिव थे, सचिव कौन होता है भाई, एक कोई आईएएस अधिकारी जो होता है, जब उसका प्रमोशन होता है तो उसको किसी भी विभाग का सचिव बना दिया जाता है। तो आप देखोगे इनके जो सचिव जो थे, उन्होंने इस आदेश पर क्या कर दिए, साइन कर दिया सर, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे यहां पर एक बहुत ही बड़े घोषणा की जो है, घोषणा जो एक बहुत ही बड़े फैसले की जो है घोषणा की गई। अब यहां पे मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है, सर ये घोषणा थी क्या सर। अब यहां पे हुआ ये था कि यहां पे बोला गया था कि 27% जो आरक्षण जो है, हम किसको देंगे सर, हम किसको देंगे सर। तो सरकारी पदों की हम बात करें, सरकारी सेवाओं की हम बात करें, वहां पर जो भी सामाजिक और एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, यहां पर किसकी बात की जा रही है सर, यहां पर ओबीसी की बात की जा रही है, ओबीसी, है ना, ओबीसी की बात की जा रही है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जा रही है। यानी कि हमारे भारत देश में जैसे आप देखोगे ना, ये मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा, इनको तो पहले से ही रिजर्वेशन मिला हुआ था। यहां पर उन समुदाय की बात की जा रही है, उन वर्गों की बात की जा रही है जो एक तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनको जो है 27% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि सरकारी नौकरी में उनके लिए 27% अलग से सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी सर, है ना। और आप देखोगे यहां पे याद रखना कि एससी एसटी की हम बात करें, अब तक क्या था, अब तक सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को ही जो है आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब जो है इनको भी आरक्षण दिया जाएगा सर, है ना। आप देखोगे कि ये जो आदेश दिया है, ये जो आप देखोगे ना, ये जो आदेश जारी किया गया है, ऐसा नहीं है कि तुरंत जारी कर दिया गया, ये कई सारी जो एक तरीके से घटना हुई थी सर, घटनाक्रम का उसका एक तरीके से परिणाम है ये। यानी कि समझोगे कि अगर मैं इस आदेश की बात करूं, जहां पर 27% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने एकदम से कर दिया, बहुत सालों से ये चीजें चली आ रही थी। आप देखोगे इससे पहले बहुत सारी कमेटीज वगैरह बनाई गई थी। आप देखोगे कि होता क्या है सर, कि जब कोई भी नियम कानून पास किया जाता है तो उससे पहले एक बिल बनता है, और बिल से भी पहले कमेटी बनती है सर। कमेटी का काम क्या होता है, कमेटी का काम होता है, कमेटी बेसिकली कौन बनवाती है, सरकार के अंडर में कमेटी काम करेगी। उस कमेटी कोई ना कोई जो इंसान होगा वो अध्यक्षता करेगा, और कमेटी का काम क्या होगा कि अपना पूरा जो रिपोर्ट है, अपने पूरी जो फाइल है, एक उसको उसमें टाइम लगता है बहुत सारा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो ये कमेटी जो होती है वो उस चीज पर काम करती है कि हमें भैया कितना परसेंट रिजर्वेशन चाहिए, है ना, कितना देंगे, कितने लोग हैं, है ना। इन कमेटीज के पास में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर आप देखोगे ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपती है। तो आप देखोगे कि भारत सरकार ने 1700, है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, 1700 और 79 की हम बात करें, उसमें दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। उसको हमने बोला था, है ना, मंडल कमीशन बोला था, मंडल कमीशन बोला था। और इस कमीशन की हम बात करें, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप देखोगे विदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। आप समझो कि जो इंसान इसकी अध्यक्षता करता है, जो इसका चेयरपर्सन होता है, उसी के नाम पर जो है कमेटी का नाम रख दिया जाता है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। इससे पहले आप देखोगे कालेलकर कमेटी बैठी थी, इसकी रिपोर्ट को नहीं माना गया 1953 में। यानी कि समझो 1953 से मसला चल रहा था, बहुत ही अलग अलग घटनाक्रम से जो है होके आया है। और फाइनली आप देखोगे 1990 में, अब समझो यहां पे मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी सिफारिशें जो है, जो भी सिफारिशों का मतलब क्या होता है, अपने जो सजेशन है वो सरकार को सौंप दिए सर। 1980 की बात है सर, 1980 में प्रस्तुत किए। अब आप देखोगे कि जिसमें प्रमुख ये था कि सरकारी नौकरियों में आप देखोगे जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग जो है उनको 27% जो आरक्षण दिया जाएगा। ये एक उदाहरण है सर, ये उदाहरण है कि किस तरीके से संस्थाएं जो है हमारी काम करती हैं। समझो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, इस कमीशन ने जो रिपोर्ट है वो किसको सौंप दी सर, सरकार को सौंप दी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये बात करी आ रही है 1980 की, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या भाई, अब हुआ क्या भाई, इस रिपोर्ट पर जो है ये जो सिफारिशें थी, ये जो सिफारिश दी गई थी कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसमें अच्छा खासा आप देखोगे हमारी पूरी संसद जो थी, इसमें क्या चली सर, चर्चाएं चली सर। और फाइनली आप देखोगे 1989 की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो जनता पार्टी जो थी, इसने वादा किया चुनावी, अब इनका जो चुनावी घोषणा पत्र जो था, हर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उससे पहले घोषणा पत्र जारी करती है। और घोषणा पत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि एक तरीके से वो घोषणा कर रही है कि जब हम जीत जाएंगे तो क्या क्या चीजों को लागू करेंगे। तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम इस रिपोर्ट की सिफारिशें जो है उनको हम लागू करवाएंगे। ठीक है ना। चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद आप देखोगे वीपी सिंह जो थे वो एक तरीके से क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और फाइनली आप देखोगे इन्होंने ये जो पूरा जो एक तरीके से ये जो पूरा ऑर्डिनेंस जारी किया था, ये पूरा जो एक कार्यालय ज्ञापन जो जारी किया था, इसको जो एक तरीके से, है ना, इसको इन्होंने कानून के रूप में बना दिया और एक तरीके से आप देखोगे ये पास करवा दिया। ये जो बिल था वो पास हो गया सर। तो आप देखोगे मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, है ना, इनको क्या कर दिया, इनको एक तरीके से पास कर दिया सर। वीपी सिंह ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को सूचित किया, है ना, और कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया, है ना।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उनके जो सेक्रेटरी था उसने साइन किया इस पे, और जो भी कैबिनेट के अलग अलग मंत्री जो थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फैसले को मंजूरी दी। इसके साथ ही आप देखोगे कि ये जो हमारा ऑर्डिनेंस जो था वो पास हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए, ये नंबर होते हैं अलग अलग, जो भी सरकारें अलग अलग जो आदेश जारी करती है उसके नंबर होते हैं, उनको हम ओएम नंबर बोलते हैं। तो आप देखोगे अगस्त 1990 में, है ना, आप देखोगे ये पूरा तैयार हो गया, और आज भी आप देखोगे ओबीसी को, जिसको हम, है ना, ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहां पे एक प्रॉपर तरीके से उदाहरण आपको देखने को मिला कि किस तरीके से आप देखोगे कि यहां पर अलग अलग किस तरीके से यहां पर आप देखोगे संस्थाएं किस तरीके से काम करते हैं यहां पर, है ना, देखने को मिला कि किस तरीके से सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आप देखोगे, है ना, पूरा बिल आया, बिल के बाद क्या हुआ, वोटिंग वोटिंग हुई, उसके बाद क्योंकि सरकार बन गई थी वीपी सिंह की, है ना, क्लियर हो, जनता पार्टी की, तो आप देखोगे कि इन्होंने, इनकी सरकार बन गई, इनके पास मेजोरिटी थी, तो उन्होंने इस बिल को पास करवा दिया। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये याद कर लेना। 1779 में इसको गठित किया गया था मंडल कमीशन को। अध्यक्षता किसने की थी, बीबी मंडल ने की थी, और 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था देश में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात, यानी कि इनकी सिफारिश हो। ठीक है, अब यहां पे सवाल, चैप्टर यहां से शुरू होता है, चैप्टर शुरू होता है यहां से। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आप देखोगे कि चैप्टर में सबसे पहले सवाल पूछा गया है, सरकार काम कैसे करती है सर। आप देखोगे किसी भी देश को अगर चलाना है तो सरकार को कई सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है सर, जैसे आप देखोगे कि सरकार को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं सर, सरकार को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं सर, आप देखोगे सरकार को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो आप देखोगे सबसे पहला काम होता है नागरिकों की सुरक्षा करना। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर आप देखोगे विकास कार्यों का खर्च करना। फिर आप देखोगे जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं वो बनाना। अब देखो यहां पे सरकार का काम क्या होता है, सबसे पहले सरकार का काम ही यही होता है, देश को चलाएगा कौन, है ना, देश में नियम कानून कौन पारित करवाएगा, देश में जो भी एक तरीके से विकास हो रहे हैं, सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, जो भी अलग अलग आधारभूत संरचनाएं हैं, इनका निर्माण करवाने का काम किसका होता है सर, सरकार का ही होता है ना। फैसले कैसे लिए जाते हैं, तो फैसले अकेले सरकार नहीं लेती सर, याद रखना, फैसले अकेले सरकार नहीं लेती सर, है ना। इसी बात की जो डेमोक्रेसी है ना, फैसले अगर सरकार ही लेगी अकेले तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। सरकार के अलावा आप देखोगे, सरकार के अलावा आप देखोगे कई सारी और भी संस्थाएं जो होती हैं वो मिलकर फैसला लेती हैं। क्लियर हुआ ना, जैसे आप देखोगे कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और कुछ लोगों को जो है उन्हें लागू कराना पड़ता है। आप देखोगे अगर किसी फैसले को लेकर वाद विवाद होता है तो यह देखने की जरूरत होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप देखोगे हमेशा के फैसला अकेले नहीं लिया जाता सर। आप देखोगे जब भी कोई बिल आता है उसको पास किया जाता है, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद जब मंजूरी होती है, जब बहुमत होती है उस बिल पर, उसके बाद जाकर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, उसके बाद जाकर वो कानून बनेगा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भाई कुछ फैसले जो होते हैं लेने पड़ते हैं भाई, और कुछ जो है लोगों को उन्हें लागू कराना होता है ना। इसके अलावा आप देखोगे अगर किसी फैसले को लेने में दिक्कत होती है तो क्या होता है सर, तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से आप देखते हो कि जब किसी फैसले को लेने में विवाद होता है तो यह देखने की जरूरत होती है कि क्या सही है और क्या गलत है सर, है ना। इसके लिए हमारी कौन बैठी हुई है सर, इसके लिए हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है ना। इसके लिए हम कौन है सर, हमारी एक संस्था है, इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका भी यही देखती है कि भाई न्यायपालिका का काम ही क्या होता है, संविधान की व्याख्या करना कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। जरूरी है कि हर काम के लिए यह साफ हो कि जिम्मेदार कौन है, बहुत ही बढ़िया, है ना। यानी कि पता होना चाहिए कि कोई भी निर्णय ले रहा है ना, किसके द्वारा लिए जा रहे हैं और इसमें क्या क्या कमियां हैं और किसका क्या काम है पहले से डिफाइंड है सर। तो सब पता होता है कि भाई किसने क्या जिम्मेदारी ली है, कौन जिम्मेदार है, ये सब पता होता है सर हमारे, जब हम हमारे यहां पर संस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें स्थायित्व क्यों जरूरी है, तो आप देखोगे सरकार में बैठे लोग जो होते हैं, जैसे कौन कौन है सरकार में, कौन बैठे हैं, सरकार में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट होती है सर, उसमें अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं सर, आप देखोगे। लेकिन यह जरूरी है कि उनकी जगह कोई नया आए तो भी सरकार काम करना, तो भी सरकार का जो है काम रुकना नहीं चाहिए। समझो थोड़ा सा, मतलब ये कि याद रखना कि यहां पर बोला जा रहा है कि सरकार का जो काम ऐसा है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। आप देखोगे चाहे मैं प्रधानमंत्री की बात करूं चाहे मैं मंत्रियों की बात करूं, तो इनका जो पद होता है ना वो क्या है सर, वो समय समय पर बदलता रहता है, हर 5 साल बाद बदलता रहता है। क्लियर हुआ ना। और आप देखोगे लेकिन लेकिन हमारा देश तो चलेगा ना सर, हमारा देश थोड़ा रुकेगा। तो आप देखोगे यहां पर जरूरी है कि कोई नया आए तो सरकारी काम चलता रहे, यानी सरकार की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। इसलिए आप देखोगे हमारी कार्यपालिका की हम बात करें तो स्थायी कार्यपालिका भी होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि भाई कार्यपालिका तो बदलती रहती है सर, मंत्री और ये प्रधानमंत्री है ये तो हर 5 साल में बदल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि जरूरी ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो स्थायी रूप से काम करती रहती हैं। तो आप देखोगे आईएएस आईपीएस, है ना, जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं ये हमेशा काम करते रहते हैं, स्थायी रूप से काम करते रहते हैं। आप देखोगे आधुनिक लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत क्या है सर, आधुनिक लोकतंत्र में क्या है संस्थाओं की जरूरत, तो आप देखोगे इसी कारण सभी जो है आधुनिक लोकतंत्र देशों में यह तय किया गया कि काम को देखने और करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी सर, अलग अलग संस्थाएं होंगी सर, हर काम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। जैसे कानून बनाने का अधिकार जो है किसका है सर, विधायिका का है, कानून लागू करवाने का काम कार्यपालिका का है, और कानून को अगर कोई ना माने तो उसका वो काम किसका है सर, न्यायपालिका का है। तो आप देखोगे जितने भी हमारे जो आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं इन्होंने निर्णय लिया कि अलग अलग संस्थाएं बनाई जाएंगी और इन अलग अलग संस्थाओं का काम होगा, है ना, अलग अलग चीजों को देखना सर, है ना। इन्हें ही राजनीतिक संस्थाएं बोला जाता है। लोकतंत्र तभी ठीक हो
ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपना काम सही और ईमानदारी से करती हैं। क्यों? क्योंकि समझो कि लोकतांत्रिक जो भी लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स हैं, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उसको ठीक से आगे बढ़ाने का काम ही किसका होता है? इन संस्थाओं का। अगर ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं करेंगी तो एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर फिर आप देखोगे कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो आप देखोगे तीन प्रमुख उदाहरण है। पहला है यहां पर प्रधानमंत्री ऑफ कैबिनेट। अब याद रखना ये क्या है सर? ये एक तरीके से आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं सर? ये एक तरीके से नीतिगत फैसले लेते हैं सर। मतलब एक तरीके से ये किसका काम कर रहे हैं? कार्यपालिका काम। क्यों? क्योंकि सरकार ही इनकी बनी है। जिसकी सरकार बनती है उसी का जो इंसान होता है, उसी का जो एक मेंबर होता है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, वो क्या बनता है सर? प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री के जो फेवरेट लोग होते हैं वो कौन बनते हैं सर? वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ठीक है ना? तो एक तरीके से क्या है? और हाँ, याद रखना ये अस्थायी होती है, ये बदलती रहती है। हर 5 साल बाद चुनाव होंगे तो हो सकता है सरकार हार जाए, तो बदलती रहेगी सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये नए कानून को बनाते हैं, नई योजनाओं को लागू करवाते हैं, ये सब काम इनका होता है। फिर आते हैं हमारी नौकरशाही। नौकरशाही की हम बात करें तो एक तरीके से स्थायी रूप से जो है एक तरीके से ये काम करते हैं कार्यपालिका का। इसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। आप देखोगे मंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करवाने का, जमीनी स्तर पर जो भी मंत्रियों ने फैसले लिए, मान के चलो कोई भी फैसला आया कि गांव में सारे लोगों को पेंशन दी जाएगी, अब इसको जमीनी स्तर पर लागू कौन करवाएगा? तो ये काम होता है हमारे, ये काम किसका होता है? ये नौकरशाही का होता है। इसमें कौन होते हैं? बड़े बड़े तुम्हारे जो कलेक्टर साहब हो गए, है ना, आईएएस वगैरह हो जाते हैं, सेक्रेटरी साहब हो जाते हैं, तो बहुत अलग अलग जो पद होते हैं। इसके लिए तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो लोग होते हैं ये भी एक तरीके से कार्यपालिका का ही काम करते हैं। यानी कि आप देखोगे ये एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इनका जो है योगदान होता है। यानी कि आप देखोगे वे सरकार का प्रशासनिक चेहरा है और ये स्थायी रूप से होते हैं। आप याद रखना, ये बदलेंगे नहीं सर, ये नहीं बदलते। ये जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक जो है एक तरीके से कार्यपालिका का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन ये बदल जाते हैं, ये अस्थायी रूप से होते हैं। ठीक है ना? फिर आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो आप देखोगे इसका इसका क्या मेन मकसद है? तो आप देखोगे जब नागरिकों और सरकार के बीच में, सरकार के, है ना, जो आप देखोगे सरकार और जो हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, इनके बीच में वाद विवाद होते हैं, तो इसको सुलझाने का काम किसका होता है सर? इसका सुलझाने का काम होता है सर्वोच्च न्यायालय का। आप देखोगे इसका काम एक और होता है कि ये टाइम टाइम पर, समय समय पर आप देखोगे ये हमारे संविधान की व्याख्या करती है सर। ये हमारे संविधान की व्याख्या भी करते हैं हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? चलिए, अब इनका काम ही यही होता है कि ये इनका काम यही होता है देखना कि क्या हमारी सरकारें, हमारे लोग संविधान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ठीक है सर। अब यहां पे संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नागरिकों की आधारभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, कल्याण, है ना, जो भी एक तरीके से सुविधाएं हैं, इनकी हम बात करें, इनको नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था कहते हैं। मतलब समझो, यहां पे संस्थाओं की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और संस्थाएं होती वही है कि जो भी सरकार काम कर रही है सर, जो भी हमारे देश में चीजें चल रही हैं सुचारू रूप से, उनको चलाने में किसका योगदान है? जैसे मैं बात करूं पीडब्ल्यू से, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना? पीडब्ल्यू भी क्या है सर? एक संस्था है। पीडब्ल्यू एक संस्था है। अब पीडब्ल्यू का काम क्या है कि तुम्हें सुचारू रूप से क्या मिल जाए? तुम्हें सुचारू रूप से एक तरीके से क्या मिलती रहे सर? शिक्षा मिलती रहे। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें भाई, तुम्हें नोट्स भी देने पड़ते हैं, टाइम पर क्लास भी करवानी पड़ती है सर, है ना, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई नया बैच आता है, कोई नई सीरीज शुरू होती है, उसको पहले से तुम्हें बता दिया जाता है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें करवा कौन रहा है सर? पीडब्ल्यू करवा रहा है। तो पीडब्ल्यू भी क्या हुई सर? संस्था हुई, ताकि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। समझो, तो यही इसका ही मतलब होता है संस्था का। ठीक है ना? अब इसमें जो संस्था है वो आती है हमारी संसद। संसद की हम बात करें तो संसद एक हमारी ऐसी संस्था है जो कि देश को चला रही है सर। पूरा देश कहां से गवर्न होता है? पूरा देश चलता क्या है? पूरे देश में कुछ भी बदलाव होगा तो वो आएगा कहां से सर? वो निकल के आता है संसद। कहने को तो सिर्फ एक बिल्डिंग है, आप जाओगे दिल्ली में मिल जाएगी आपको, है ना, पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, लेकिन याद रखना ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये छोटी सी जो बिल्डिंग है, ये पूरे देश को चला रही है सर। ये पूरी बिल्डिंग जो है वो देश को चला रही है, दिल्ली में मिल जाएगी, आप याद रखना। ठीक है ना? चलिए, आप देखोगे भारत में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, यानी कि जिनका तुम चुनाव करोगे, है ना, लोकसभा के चुनाव होंगे, जब तुम 18 प्लस के हो जाओगे तो लोकसभा के चुनाव में क्या करोगे? अपने अलग अलग प्रतिनिधियों का चुनाव करोगे। अब ये जो प्रतिनिधि होंगे, है ना, जब इनको तुम चुनकर भेजोगे, कहां जाएंगे सर? जब ये जीत जाएंगे तो एक कहां जाकर बैठते हैं? तो एक ऐसी बिल्डिंग में जाके बैठते हैं, है ना, जिसको हम संसद बोल देते हैं। अब ये जो चुने हुए लोग हैं, इनका काम क्या है सर? तो इनका काम है तुम्हारे लिए निर्णय लेना। ठीक है ना? तो आप देखोगे जो हमारी 543 सीटें हैं सर, 543 सीटें जो हैं, इसमें आप देखोगे 543 जो आपकी सीटें आपको दिखाई देती हैं हमारी लोकसभा में, तो इसमें आप देखोगे 500 के 543 जो लोग हैं वो क्या है सर? वो एक तरीके से आपके लिए निर्णय लेने के बैठे हुए हैं। याद रखना, इसमें एक पार्टी ऐसी होगी जिसकी बहुमत होगी और सरकार उसी की होगी। यानी कि ये जो 543 लोग हैं, इनमें से कोई एक, इनमें से किसी एक की सरकार होगी, हो सकता है गठबंधन की सरकार हो, तो जिसकी सीटें अगर, है ना, एक तरीके से आप देखोगे 200, है ना, 70 से 272 से ज्यादा है, तो आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि उसकी बहुमत है, उसकी ही सरकार है।
लेकिन सारी जो चीजें कहां कहां हो, चाहे मैं विधायिका की बात करूं, चाहे मैं कार्यपालिका की बात करूं, तो वो हमारी कहां से है सर? संसद से है सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। वह राज्य स्तर पर इसे विधानसभा बोलते हैं। आप समझो, राज्य में भी चुनाव होते हैं भाई मुख्यमंत्री के, तो राज्य स्तर पर संसद को क्या बोलते हैं? राज्य स्तर पर संसद को हम बोलते हैं विधानसभा। और अगर हम बात करें राष्ट्र के स्तर पर, संघ के स्तर पर की हम बात करें, तो आप देखोगे इसको हम बोलते हैं संसद या फिर राष्ट्रीय सभा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। संसद एक कैसा मंच है सर? संसद एक ऐसा मंच है जहां नागरिकों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं सर? वो कानून बनाते हैं, विधि का निर्माण करते हैं और कानूनों को लागू भी करवाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि सर हमें संसद की आवश्यकता है क्यों सर? क्यों आवश्यकता है हमें संसद की सर? क्यों जरूरत क्यों पड़ी सर? संसद की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो आप देखोगे कि अगर मैं किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करूं, वहां पर जो एक तरीके से आप देखोगे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को जब चुना है, जनप्रतिनिधि मतलब जो जैसे मैंने जिसको चुना है, हजारों लोगों ने इसको चुना है और चुनकर जो है जिताया है सर, है ना? इनकी एक सभा है जो जनता की ओर से एक तरीके से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो आप देखोगे एक तरीके से ये जो लोग हैं, इनको एक तरीके से जनता ने वोट देकर जिताया है, तो आप ये क्या करेंगे? जनता के लिए जो है जनता की सेवा करेंगे, जनता का काम करेंगे सर। क्लियर हो ना? इनको एक तरीके से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्यों सर? क्योंकि इनको जनता ने वोट देकर जिताया। आप देखोगे भारत में जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो है, इनकी राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है और राज्य स्तर पर इसको विधानसभा बोला जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप देखोगे ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, आप देखोगे कि अलग अलग देशों में आप देखोगे इनका अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप देखोगे कि, है ना, ड्यूमा कहां मिलेगा आपको? ड्यूमा आपको मिलेगा वहां पे रशिया में। डीस्टेक आपको कहां मिलेगा? जर्मनी में। तो ये इनके अलग अलग इन संसद के आपको अलग अलग नाम जो है अलग अलग देशों में दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात करें बनाने का सर्वोच्च अधिकार। कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसको होता है भाई? संसद को ही होता है। आप देखोगे किसी भी देश में जो कानून बनते हैं, तो कानून बनाने में सबसे बड़ा अधिकार हमारे संसद का होता है सर। कानून बनाने में क्या होता है? कानून निर्माण बोल लो, विधि निर्माण बोल लो, एक ही बात है। जब कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले आप देखोगे ना बिल आता है ना? आप देखोगे कि कानून बनाने का इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, विधायक बोल दिया जाता है। समझो थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात। देखो, अगर हम बात करें कि कानून बनाना, विधि बनाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है सर। यानी कि जो तुमने जिन सांसदों को बिठाला है, उनका काम ही क्या है सर? उनका काम ही क्या है सर? उनका काम ही क्या? उनका काम ही है कानून बनाना। तभी तो आप बोलते हैं विधायिका बोलते हैं। और जो विधायिका में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं कि विधायक जी हैं। विधायक का मतलब ही क्या है? इनका मतलब ही होता है कानून बनाने वाला व्यक्ति। क्यों कानून बना रहा है वो आपके लिए? क्योंकि आपने उसको जिताकर भेजा है सर, है ना? तो ये जहां पर जो बैठे हुए हैं, इनका काम ही क्या है? कानून बनाने का। दुनिया भर में संसदें जो है एक तरीके से आप देखोगे नए नए कानून बनाती हैं। आपके देश में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी एक राजनीतिक बदलाव हुआ है, वो कहां से होकर आ रहा है सर? वो इस संसद नाम की बिल्डिंग से होते हुए आ रहा है। मौजूदा कानूनों में संशोधन भी करते हैं, नए नए कानून भी लाते हैं। जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो अभी हमारे कानून है, मौजूदा जो कानून है, उसमें कुछ अगर बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, तो ये वो भी कौन करता है? वो भी हमारे संसद के ही लोग करते हैं, है ना? क्लियर हुआ? कोई भी एक ऐसा कानून है इसका कोई मतलब नहीं रह गया, उनको समाप्त करने का काम भी किसका होता है? खत्म करने का काम भी किसका होता है? तो वो भी हमारे संसद का होता है। याद रखना कि जो रूलिंग पार्टी है वो अकेले नहीं कर सकती, यानी कि जिसकी सरकार बनी है वो अकेले इन कानूनों में बदलाव नहीं कर सकती सर, है ना? हमारा पूरा संसद जो होता है वो इनको बदलाव करता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, सरकार को नियंत्रण में रखने का काम किसका होता है? वो भी हमारे संसद का होता है। याद रखना, सरकार को नियंत्रण में रखने का किसका अधिकार होता है? वो भी संसद का होता है। दुनिया भर में जो भी संसदें हैं वो सरकार चलाने वाले को नियंत्रित भी करती हैं सर, है ना? इनको अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। आप देखोगे भारत जैसे देशों की हम बात करें तो आप देखोगे संसद को सरकार पर सीधा और पूर्ण नियंत्रण है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार जो भी चाहेगी वो कर लेगी। जिसकी सरकार है, अब समझो संसद में वो भी लोग बैठे हुए हैं, इनकी सरकार है, लेकिन समझो ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहेगी वो करेगी, नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। संसद में आप देखोगे संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। आप देखोगे कि जिससे वो सीधा सीधा जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। आप देखोगे संसद का पूर्ण समर्थन होने की स्थिति में ही सरकार निर्णय लेकर जो है सरकार चला सकती है। समझो थोड़ा सा, ऐसा होता है कि जब क्या होता है, जब कोई भी कानून पास होता है ना, जब तक पूर्ण समर्थन नहीं होता, यानी कि आप देखोगे जैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है हाँ ना बोलते हैं, तब तक कि कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, है ना? आप देखोगे संसद का जब तक पूर्ण समर्थन नहीं होगा तब तक जो हमारी कार्यपालिका ठीक से काम कर ही नहीं सकती सर। क्लियर हुआ ना? यानी सरकार संसद के विश्वास समर्थन पर निर्भर है सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीज जो है क्लियर हो गई होंगी। ये काट दो, ठीक है, ये काट दो, कोई बात नहीं। अच्छा, सार्वजनिक धन पर नियंत्रण। आप देखोगे सार्वजनिक धन का मतलब क्या होता है कि जो धन हम सरकार को देते हैं, जो टैक्स हम सरकार को देते हैं, उसको सार्वजनिक धन बोला जाता है। यानी कि सरकार को चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, है ना? जो सड़कें, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह कैसे बनेंगे सर, है ना? ये हमारे पैसे से बनेंगे जो सरकार को टैक्स मिलता है। तो आप देखोगे सार्वजनिक जो धन है इस पर
नियंत्रण किसका होता है? तो उसका नियंत्रण भी आप देखोगे संसद का ही होता है सर। क्यों? क्योंकि उस संसद को लोगों ने चुनकर भेजा है। हम बात करें सार्वजनिक धन जो होता है, इस पर किसका नियंत्रण होता है? तो लोकसभा का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को जो है खर्च किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो संसद जो है एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा हर साल बजट आता है। अब उस बजट में वो बजट कहां पास होता है सर? लोकसभा में। आप देखोगे वहां पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री जो होते हैं, वो आके एक तरीके से बताते हैं कि इस साल हम क्या क्या रखने वाले हैं, इस साल हमारे बजट में क्या क्या रहने वाला है। तो एक तरीके से वो हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि जो बजट वो ला रहे हैं, वो एक तरीके से पैसा आएगा कहां से? पब्लिक से आएगा। तो पब्लिक को बताया जाता है कि तुम्हारा पैसा कहां कहां खर्च किया जाएगा। समझ में आया ना? और क्योंकि वो जो लोग हैं वो वही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने उन्हें चुनकर भेजा है सर। हमने लोकसभा के लोगों को चुनकर भेजा है, तो लोकसभा के लोग ही हमें क्या कर रहे हैं सर? बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पैसे को कहां खर्च करेंगे सर। तो ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं सर, है ना। फिर होता है भैया राष्ट्रीय नीति और चर्चा बहस का सर्वोच्च मंच क्या होता है हमारा? वो हमारा संसद होता है। जो भी देखोगे, जो भी राष्ट्रीय लेवल पर नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी बहसें होती हैं, है ना, आप देखोगे जो है ना ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सरकार पर निशाना साधते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। उनकी बात का जवाब भी दिया जाता है। तो आप देखोगे अलग अलग क्या होते हैं सर? अलग अलग आप देखोगे चर्चे होते हैं संसद में। और संसद में जो चर्चे होते हैं, तो इससे एक तरीके से पता लगता है कि एक तरीके से हमारा देश जो है वो चल रहा है सर, है ना। तो एक तरीके से मंच होता है हमारा, हमारा जो संसद है वो एक तरीके से मंच है, बहस का मंच है, चर्चा का बहस, आप चर्चा का मंच है, ठीक है ना। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग कर सकती है सर, है ना। यानी सरकार या अधिकारों से विवरण मांग सकती है। तो आप देखोगे हमारी संसद जो है एक तरीके से क्या कर सकते हैं? हमारी संसद में आप देखोगे ना, संसद की हम बात करें तो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब जो ऑपोजिशन लीडर है वो क्या करते हैं सर? वो एक तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। सरकार से एक तरीके से चीजों का विवरण मांगा जाता है, और सरकार को देना पड़ता है वो सर। सरकार को जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सारा विवरण देना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सूचना मांग बोलते हैं सर, है ना। सूचना मांग बोलते हैं सर। क्लियर हुआ? चलिए, फिर आप देखोगे संसद के दो सदन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर। संसद का लोकसभा की हम बात करें, इनको जो एक तरीके से आप देखोगे लोकसभा को चुनकर कौन भेजता है सर? लोग। हम जो लोग हैं, लोकसभा है ना, एक तरीके से आप देखो हम लोग इसको चुनकर भेजते हैं। इसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा की हम बात करें तो आप देखोगे ये राज्यों की जो विधानसभा से जो लोग होते हैं वो इनको चुनकर भेजते हैं। राज्यों की जो विधानसभा है उनसे जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं। इसको हम बोलते हैं राज्यसभा। याद रखो, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? तो लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि लोकसभा को लोगों ने चुनकर भेजा है। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या है? तो सबसे पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभप्रद पद पर आपको कार्यान्तर नहीं होना चाहिए। आप समझो कि आप किसी भी एक ऐसे पद पर ना हो जिससे आपको फायदा हो रहा हो। इसलिए क्या होगा? इससे ये होगा कि आप देश, क्योंकि देखो ये सारे जो पद होते हैं वो देश की सेवा करने के लिए होते हैं। तो आप किसी भी एक ऐसे पद पर ना हो जिससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, है ना। इसलिए क्या क्या इससे क्या हो सकता है? इससे हो ये सकता है कि आप देश के लिए काम नहीं करोगे, आप अपने लाभ के लिए काम करोगे, है ना। दिवालिया या सजा याफ्ता दिवालिया का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक गई है, तुम कर्ज में डूबे हुए हो, सब कुछ खत्म हो चुका है तुम्हारा, है ना। तो वो गिरवी रख दिया है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, कर्जे में नहीं होने चाहिए तुम, ठीक है ना। बिल्कुल दिवालिया नहीं निकला, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, संसद के जो राजनीतिक अधिकार है इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देखोगे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, है ना। मैं लोकसभा के बारे में बात कर लेता हूं। लोकसभा है क्या सर? अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करूं तो आप देखोगे ये वो सभा, देखो ये भी हमारे संसद का हिस्सा है। संसद का हिस्सा लोकसभा भी है, संसद का हिस्सा हमारा विधानसभा भी है। और राज्य स्तर पर उसको हम बोलते हैं विधानसभा और विधानमंडल, है ना। क्लियर हो ना? समझो थोड़ा सा। याद रखो लोकसभा का काम क्या है? लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों ने इसको चुनकर भेजा है, ठीक है ना। ठीक है, लोअर हाउस भी बोलते हैं। आप देखोगे कि लोकसभा जो है एक तरीके से किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली हम लोग वोट देते हैं सर। और इसमें जो व्यक्ति जाकर बैठा है उसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद बोलते हैं हिंदी में, सांसद बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हुआ ना? आप देखोगे इसकी अगर मैं सदस्यों की संख्या की बात करूं तो आप देखोगे 547 सदस्य हैं, 547 सदस्य हैं, है ना। पहले कितने थे सर? 2 सदस्य, जो एक तरीके से आप देखोगे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आप देखोगे 545 है वैसे टोटल, 545 है ना। दो जो एक्स्ट्रा है हमारे, यानी कि अगर माइनस आप 2 करोगे तो ये क्या करता है? ये 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनता है। पहले आप देखोगे ना, पहले एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था, एंग्लो इंडियंस को, है ना। अभी क्या ये जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं, क्योंकि एक बदलाव हुआ है उसमें। आप देखोगे अब एंग्लो इंडियंस को कोई भी सीट्स नहीं मिलती। तो अभी के लिए आप देखो हमारे 547 सीटें हैं, 547 सीटें। और आप देखोगे 547 सीटों की हम बात करें, इस पर चुनाव होते हैं। जिसको बहुमत मिलती है, जिसको आप देखोगे 272 273 सीटें मिल जाती हैं, उनकी जो सरकार बनती है, ठीक है ना। सदस्यों का चुनाव लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर आप देखोगे सदस्य जो है अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की जो है संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें क्या है, यहां पर समझो कि इनके सदस्य बहुत ज्यादा है,
तो आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे हमारी लोकसभा को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके सदस्य बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा है ना, जनता ने ज्यादा लोग चुने हैं सर। पैसे के मामले में आप देखोगे सारे अधिकार किसके पास होते हैं, मतलब जो भी पैसे से संबंधित मामला जाएगा वो राज्यसभा में नहीं जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को जनता ने नहीं चुना है। जनता ने सिर्फ किसको चुना है सर? लोकसभा को। तो पैसे लेने का, पैसे के मामले के जो अधिकार होते हैं वो सब और सब किसके पास होते हैं सर? वो सिर्फ सारे के सारे आप देखोगे वो हमारे लोकसभा के पास होते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद जो है ना, उन पर नियंत्रण किसका होता है? जो भी मंत्री परिषद जो है, यानी कि जिसकी सरकार बनी है, सरकार में जो भी मंत्री वगैरह बने हैं, कैबिनेट जो है, उस पर नियंत्रण किसका है? उस पर भी नियंत्रण लोकसभा का होता है सर। इसके अलावा आप देखोगे अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार किसका होता है सर? वो भी लोकसभा का होता है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे लोकसभा राज्यसभा को, तो लोकसभा के पास ज्यादा ताकतें होती हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा को प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने चुना है सर। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो उसको हम अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, इनको कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना, अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस भी बोल सकते हैं। तो आप देखोगे इनके हम सदस्यों की बात करें तो आप देखोगे इसके सदस्य जो है वो, उनकी संख्या 250 है, जिसमें आप देखोगे 12 जो सदस्य हैं वो कौन चुनता है सर? वो एक तरीके से 12 सदस्य जो है वो कौन चुनता है सर? कौन चुनता है सर? तो वो चुने जाते हैं किसके द्वारा सर? वो एक तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखना, ये जो लोग हैं ये नॉमिनेटेड लोग होते हैं सर। नॉमिनेटेड लोग होते हैं, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। जिन लोगों ने, है ना, पढ़ाई की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में कुछ अच्छा किया है ना, आप देखोगे साइंस के, विज्ञान की फील्ड में कुछ अच्छा किया है, क्लियर हुआ ना? हाँ, संगीत की फील्ड में कुछ अच्छा किया है, तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, है ना, खेल के दुनिया में कुछ अच्छा किया, ऐसा आप देखोगे हमारे जो हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, ये भी सांसद रह चुके हैं। अब ये सचिन तेंदुलकर ने कोई चुनाव थोड़ा ना लड़े थे, इनको तो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट करके बनाया था। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, क्रिकेट में नाम बनाया, ठीक है ना, हमारे देश का नाम ऊपर किया। तो आप देखोगे कि एक तरीके से इन सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सदस्य कम होने के कारण जो है विचारों को प्राथमिकता कम मिलती है। समझो, इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत होती है। जो भी क्योंकि देखो राज्यसभा का है क्या, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहां से चुनकर आते हैं? कौन चुनता है इनको? तो आप देखोगे राज्यों की विधानसभा से चुनकर आते हैं। राज्यों की विधानसभा के जो लोग होते हैं, जो हमारे सांसद, जो हमारे वो होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो इनको चुनकर भेजते हैं। तो याद रखना राज्यसभा का इंपॉर्टेंस कहां पर है? तो राज्यों से संबंधित जो भी मसले होते हैं, राज्यों से संबंधित कोई भी एक ऐसा मसला है जहां पर राज्य को प्राथमिक, राज्य के बारे में है, जो किसी भी स्टेट के बारे में, तो वहां पर आप देखोगे राज्य के संबंध में आप देखोगे विशेष अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। आप देखोगे मंत्री परिषद पे भी इनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, और पैसे के मामले में भी इनका कोई अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा किसका है सर? लोगों का। लोग कहां से आए हैं सर? लोगों को किसने चुना है सर? लोगों ने किसको चुना है? तो लोकसभा को, ना कि राज्यसभा को। तो इसलिए आप देखोगे पैसों के मामले में कोई भी इनका जो अधिकार नहीं होता। दोनों सदनों में अधिक प्रभावशाली कौन है? तो समझो, यहां तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अक्सर जो है लोगों की बोलचाल में राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, लोअर, ठीक है, लोअर हाउस बोला जाता है। अब देखोगे पर इससे यह तो नहीं निकलता कि राज्यसभा वास्तव में लोकसभा से अधिक प्रभावशाली नहीं सर। यह केवल पुरानी बोलचाल। देखो, हम ये जो है लोकसभा, अब जैसे आपको लगेगा सर राज्यसभा अपर हाउस हो तो ये ताकतवर ज्यादा, नहीं, ये एक तरीके से पुरानी जो बोलचाल है उसकी शैली में हम जो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप देखोगे इसका ये मतलब नहीं है कि भाई राज्यसभा के पास ज्यादा ताकत है। आप देखोगे संविधान में राज्यों के संबंधों के संदर्भ में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की जब बात आती है तो आप देखोगे वहां पर राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार है। पर अधिकतर मुद्दों की हम बात करें तो सर्वोच्च अधिकार किसको है सर? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सर्वोच्च अधिकार जो है वो हमारी, एक तरीके से आप देखोगे वो हमारी किसको है सर? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकसभा को है सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, हाँ, दोनों सदनों में यह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, आगे हम, हाँ, अब बात कर लेते हैं हम एक तरीके से। हाँ, सामान्य कानून पास करने का नियम और संयुक्त अधिवेशन, मानी कि कोई भी एक नॉर्मल, एक सामान्य कानून है ना, स्पेशल कानून या स्पेशल कानून अलग होते हैं। सामान्य कानून की हम बात करें तो किसी भी सामान्य कानून को, ऑर्डिनरी लॉ को पास करना है तो एक तरीके से आप देखोगे दोनों सदनों की आवश्यकता होती है सर। यदि दोनों सदनों के बीच में आप देखो मतभेद हो जाते हैं, यानी कि मान के चलो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया, कोई भी सामान्य कानून पास करना है, बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, तो आप देखोगे जब भी दोनों सदनों में मतभेद होते हैं तो एक तरीके से अंतिम फैसला लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? तो एक तरीके से ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन में आप देखोगे 543 मेंबर ये रहे, ठीक है, प्लस आप देखोगे 250 मेंबर ये हो गए, है ना, ये दोनों साथ में बैठेंगे, साथ में निर्णय लिया जाएगा, है ना। इन दोनों सदनों में क्या होगा सर? साथ में निर्णय लिया जाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि आप देखोगे, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो ज्यादातर केस में क्या होता है? ज्यादातर केस में आप देखोगे कि लोकसभा जो होगा उसके विचारों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि लोकसभा में सदस्य बहुत ज्यादा है, कहां 543, कहां 250, है ना। तो एक तरीके से आप देखोगे कि लोकसभा में एक तरीके से आप है क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो लोकसभा में क्योंकि सदस्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसलिए इनके विचारों की प्राथमिकता ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वित्त से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसमें किसका अधिकार होता है सर? वित्त से संबंधित मामलों में हमेशा आप देखोगे हमारे लोकसभा का अधिकार होता है। आप देखोगे कि अगर जब भी एक तरीके से बजट वगैरह आएगा, जब भी कोई बजट से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई भी अगर बिल आएगा
तो लोग राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता सर। राज्यसभा जो है क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे राज्यसभा केवल उस कानून को पारित करने में अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकता है, सिर्फ 14 दिन की देरी, है ना। और या फिर उसको जो संशोधन का सुझाव दे सकता है। तो यह समझो कोई भी एक ऐसा बिल है जो कि पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो सिर्फ अपने सुझाव दे सकता है, इसको खारिज नहीं कर सकता। 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, 14 दिन के भीतर भीतर तुम्हें इस कानून को पास कर देना है। क्यों? क्योंकि समझो कि भाई पैसा इनका नहीं है भाई, इनको लोगों ने थोड़ा चुना है, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हैं सर, लेकिन लोकसभा को तो लोगों ने चुना है। तो आप देखोगे लोकसभा की ही बात मानी जाएगी सर, है ना। क्लियर हो ना। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन संशोधनों सुझावों को माने या ना माने। तो आप देखोगे सिर्फ वित्त से संबंधित जो सुझाव होते हैं, वित्त से संबंधित जो भी कानून होते हैं, उसमें ये सुझाव दे सकते हैं राज्यसभा वाले, लेकिन मानने ना मानने का काम किसका है, लोकसभा का है ना। तो आप देखोगे इनको ज्यादा अधिकार कुछ प्राप्त नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करें लोकसभा बनाम राज्यसभा। लोकसभा की हम बात करें तो आप देखोगे लोकसभा में क्या होता है सर, आप देखोगे मंत्रिपरिषद होते हैं सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। और इन पर नियंत्रण किसका होता है सर, संसद का। आप देखोगे सबसे बड़ी और निर्णायक बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। समझो जो हमारी पूरी लोकसभा है, यानी कि 544 जो लोग हैं, तो जो हमारा पूरा जो मंत्रिपरिषद है, अब खैर मंत्रिपरिषद भी उसी का हिस्सा है हमारे लोकसभा का ही, है ना। जिनकी सरकार बनी है उनके मंत्री बनेंगे, है ना। और मंत्रियों का जो पूरा गुट है उसको हमने बोल दिया मंत्रिपरिषद, ठीक है सर। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। समझो कि मान के चलो 544 सीटें हैं। अब जैसे बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के पास पिछली बार बहुमत थी पूरी, कितनी, 280, 290, 300 से ऊपर सीटें, 302 सीटें थी इनके पास, यानी कि 302 सीटें, यानी कि 302 जो एमपीज है वो किसके हैं सर, वो बीजेपी के हैं। और बीजेपी में सबसे प्रभावशाली नेता कौन है सर, नरेंद्र मोदी। इनका फेस कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो यहां से यहां पे बोला जा रहा है कि भाई जिसकी बहुमत होती है उसका ही प्रधानमंत्री बनता है। क्लियर हुआ ना। यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, यानी कि आप देखोगे 540 लोग में से करीबन करीबन 270 लोग बोल दें कि भैया हमें इस प्रधानमंत्री पर, हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है, तो क्या होगा सर, तो एक तरीके से आप देखोगे, यानी कि एक तरीके से क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि हमें सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें वोटिंग होती है, अगर 50% से अधिक सांसद बोल दें कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, हमें इस पर विश्वास नहीं रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे सभी मंत्री और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होगा, फिर दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर जाएगी, मतलब सरकार गिर जाएगी सर, है ना। यह नियंत्रण शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती, याद रखना। अब ये जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास नहीं होती। अतः आप देखोगे वास्तविकता में राजनीतिक जवाबदेही लोकसभा के समक्ष अधिक सशक्त है। यानी कि एक तरीके से हम बात करें ताकत के बारे में, तो ताकत किसकी ज्यादा है सर, ताकत हमारी लोकसभा की ज्यादा है सर। क्लियर हुआ ना। चलिए अब बस चैप्टर खत्म होने वाला है सर, चैप्टर बस बिल्कुल खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। समझो थोड़ा सा अब समझो कार्यपालिका का। देखो हमने बात कर ली विधायिका की, है ना, हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का सिंपल सा मतलब है कि जो भी सरकार जो भी कानून पास किए गए हैं विधायिका के द्वारा, अब उसको लागू कौन करवाएगा, तो उसका काम क्या होता है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका की हम बात करें तो यहां पर दो तरीके की कार्यपालिका है सर। एक तो भाई राजनीतिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका की हम बात करें तो उसमें कौन आता है, जिसको आप चुनाव वोट देकर जिताते हो। इसमें हमारा जो प्रधानमंत्री है ना, मंत्रिपरिषद है। याद रखना, जिसकी सरकार बनी है, जिसके पास बहुमत है, वही किसका काम करता है, वही कार्यपालिका का काम करता है। याद रखना पहली बात। तो अगर मैं राजनीतिक कार्यपालिका की बात करूं तो एक तरीके से ये अस्थायी कार्यपालिका है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो हो सकता है ये बदलती रहे, है ना। आप देखोगे ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कार्यक्रमों, अलग अलग नीतियों को जो एक तरीके से पूरे देश में लागू करवाते हैं। क्लियर हुआ ना। और इसलिए आप देखोगे मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। जो भी इनकी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पूरा कैबिनेट और मंत्रिपरिषद जो है, इसको एक तरीके से कार्यपालिका का हिस्सा बोला जाता है। कार्यपालिका मतलब जो कानून बने हैं, है ना, उनको कार्यान्वित करने का काम किसका है, एक तरीके से उनको इंप्लीमेंट करवाने का, लागू करवाने का काम किसका है भाई, तो वो हमारे कार्यपालिका का होता है। फिर आता है हमारा स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका बेटा वो होती है जो एक तरीके से आप जिसका सपना आप बनने को देखते हो, है ना। इसका सपना आपका है कि भैया हम बनेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं आईएएस, आईपीएस, है ना, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब समझो कि सरकार ने जो नीतियां लागू की हैं उसको जमीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लागू कौन करेगा, तो वो काम होता है हमारा स्थायी कार्यपालिका का। इसको स्थायी कार्यपालिका क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर 5 साल बाद इसको बदला जाएगा। ये जब इनका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से लेकर 60-64 साल तक आप देखोगे ये कार्य करते रहेंगे। क्लियर हुआ ना। ये कौन होते हैं, हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये एक तरीके से आप देखोगे सरकार बदलती रहेगी, उसके बावजूद भी आप देखोगे जो हमारे नौकरशाही लोग हैं, इनका काम ही यही है कि सरकार के नियम कानूनों को लागू करवाना, तो एक तरीके से काम करते रहेंगे, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है सर। क्लियर हो ना। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री क्या है सर, प्रधानमंत्री एक तरीके से क्या होता है सर, है ना, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता सर, देश का मुखिया नहीं होता, वो सरकार का मुखिया होता है। देश का मुखिया तो हमारा राष्ट्रपति होता है। आप देखोगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, पूरे देश का मुखिया होता है, और आप देखोगे सरकार की सभी जो शक्तियां हैं उसका उपयोग यही करता है। याद रखना यहां पे, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं सर, जो बहुमत में होता है। आप समझो यहां पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, किसका, एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर जो राष्ट्रपति है वो बोलते हैं सर कि आप अपनी बहुमत को साबित करो। तो बहुमत किसके पास होगी, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, है ना। और जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं, या तो बहुमत होगी आपके पास, या तो आपके पास गठबंधन होगा, यानी कि अलग अलग पार्टियों आपको सपोर्ट कर रही होंगी, है ना।
जो पार्टी अपनी बहुमत साबित कर देगी उसी की सरकार बनती है, उसी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री बनता है सर। प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता सर, क्योंकि आप देखोगे प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो तय नहीं होता। क्यों नहीं होता तय? सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बताओ बताओ। थोड़ी देर पहले बताया तो था भाई। अरे भाई, प्रधानमंत्री का कार्यालय तय इसलिए नहीं होता क्योंकि समझो कि जब तक उसके पास बहुमत है तब तक उसका कार्यालय रहेगा, तब, है ना, रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब तक उसके पास बहुमत नहीं रहेगी या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो उसका कार्यालय खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप देखो, समझो, तो इसके मैं सॉरी कार्यालय बोल रहा हूं मैं, कार्यकाल ठीक है, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो उसका कार्यकाल की हम बात करें तो ये फिक्स नहीं होता। कार्यकाल क्यों फिक्स नहीं होता? समझो, जब तक इस पर कॉन्फिडेंस है, जब तक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी के पास बहुमत है, जब तक प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा है, उनके मंत्रियों का भरोसा है, तब तक तो ठीक है सब कुछ। बस जनरली ऐसे ही होता है कि इनके पास बहुमत रहती है और ये कभी इनका टेन्योर खत्म नहीं होता सर। क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि इनके पास बहुमत है। जिस दिन बहुमत खत्म हो जाएगी उस दिन जो है प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ेगा सर, है ना, रिजाइन देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। जब गठबंधन टूट जाएगा, जब बहुमत खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसका पद भी खत्म हो जाएगा सर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं तो आप देखोगे ये भी क्या है सर, ये भी एक तरीके से मंत्रिपरिषद कौन है आप समझो। मैं एक अकेला, मैं प्रधानमंत्री हूं सर, मैं अकेले सारे काम पूरे देश को अकेला नहीं संभाल सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अंदर मेरा पूरा कैबिनेट बना लिया। मैंने उस कैबिनेट में आप देखोगे अलग अलग मंत्रालय हैं और उनका अलग अलग मंत्रालयों का मंत्री अलग अलग है सर। जैसे आप देखते हो ना, कैसे हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके बाद आप देखोगे अमित शाह, राजनाथ सिंह, है ना। आप देखोगे विदेश मंत्रालय अलग है, उसका विदेश मंत्री कौन है भाई, तो एस जयशंकर है। तो आप देखोगे अलग अलग इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप समझो कि भाई प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं कर सकता, उसको मदद के लिए आप देखोगे अलग अलग मंत्री चाहिए होते हैं। तो समझो यहां पर आता है फिर हमारा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं सर। इसमें आमतौर पर 60 से 80 आपको मंत्री देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़े कौन मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ये सीधे सीधे किसके साथ काम करते हैं सर? ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, है ना। आप देखोगे अक्सर जो सत्ता दल जो होती है, इसके पास क्या होती है, सत्ता जो होती है, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास आप देखोगे बहुमत होती है, आप देखोगे उनके जो नेता होते हैं वो एक तरीके से कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ये सीधे सीधे आप देखोगे प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। और आप देखोगे इनके पास जितने भी देश के प्रमुख मंत्रालय हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कितनी संख्या होती है? लगभग इनकी संख्या 20 आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर इसके अंडर में काम कौन करता है? कैबिनेट मंत्रियों के अंडर में काम करते हैं भैया स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, ठीक है। इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं सर, है ना, और ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही जो है कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं सर। इसके बाद आते हैं हमारे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं सर? वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो आप देखोगे जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, है ना, इनके जो अलग अलग, है ना, अब एक मंत्रालय बहुत बड़ा होता है, उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो एक तरीके से कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, जो इनके ही अंडर में छोटे स्तर पर काम करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये ऐसे करके हमारा जो है एक तरीके से आप देखोगे पूरा जो है सिस्टम चलता है सर, पूरा सिस्टम चलता है। क्लियर क्लियर हुआ। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार, ये सारे अधिकार हैं सर। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी कि आप देखोगे पूरे कैबिनेट का चेयरमैन ही कौन होता है सर? वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, है ना। अलग अलग विभागों के कार्य का समन्वय कौन लेता है? टाइम टाइम पर आप देखोगे कि किस मंत्रालय में क्या चल रहा है, वो सारा अधिकार किसका होता है सर? वो भी अधिकार हमारे प्रधानमंत्री का होता है। अलग अलग विभागों की समान, है, निगरानी कौन करता है? वो भी एक तरीके से हमारा प्रधानमंत्री करता है। समझो, एक तरीके से डिपार्टमेंट है पूरा ये। मैं उसका हेड हूं और मेरे अंडर में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो भैया मैं जो क्या करूंगा, मैं एक तरीके से आप देखोगे कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में, सारे विभागों के बीच में एक समन्वय बना हुआ है, नहीं बना हुआ, कैसा काम चल रहा है ना, मंत्रियों के काम का वितरण कैसा है, किस तरीके से मंत्री काम कर रहे हैं, किसी मंत्री को बर्खास्त करना है ना, ये भी अधिकार किसका? ये भी अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है सर। इसके बाद आता है लास्ट में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं सर देश का मुखिया। देश का मुखिया बोलते हैं, याद रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या नहीं होता, वो एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि हम में से कोई राष्ट्रपति को चुनाव एक तरीके से नहीं चुन सकता। और कम से कम मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से ऊपर क्या होनी चाहिए? कोई भी बिल जब पास होता है, कोई भी बिल जब आता है ना, उसको कानून बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन ना कर दे तब तक वो जो बिल है वो कानून नहीं बन सकता सर, क्लियर हुआ ना। सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर क्या होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां जो होती हैं, जो भी हमने अंतरराष्ट्रीय संधि की अलग अलग देशों के बीच में, है ना, वो किसके नाम पर होती है सर? वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है सर। किसके नाम पर की जाती है? राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। इनकी आयु की हम बात करें, भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। अगर अगर आपको राष्ट्रपति बनना है भविष्य में, अगर तुम्हें प्लानिंग करनी है राष्ट्रपति बनना है तुम्हें, तो भारत का नागरिक
35 वर्ष की आयु, दिवालिया ना हो गए हो भाई, किसी भी प्रकार से सरकार की कोई भी लाभप्रद पद पर ना हो, यानी कि कोई भी एक ऐसे पद पर नहीं होने चाहिए जिसका आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आप एक सोशल काम कर रहे हो, आप एक तरीके से सामाजिक सेवा कर रहे हो, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, है ना, और वो व्यक्ति जो है एक तरीके से लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। ठीक है ना। इसी के साथ आप देखो कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ, लास्ट बचा हुआ है न्यायपालिका। न्यायपालिका की हम बात करें तो हमारे देश में जो भी हमारी है ना एक राजनीतिक संस्था जिसके पास किसका हक होता है, किसका अधिकार होता है न्याय करने का, और कानून विवादों को निपटाने का अधिकार किसका होता है, एक तरीके से न्यायपालिका का, और टाइम टाइम पर संविधान की व्याख्या करने का काम किसका होता है, वो भी न्यायपालिका का होता है ना। इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानून विवादों को निपटाने का अधिकार होता है, और ये हमारी न्यायपालिका। इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ भाई। जितनी भी जरूरी चीजें मैंने सारी बता दी आपको, सारी जो जरूरी जो चीजें, एक एक जरूरी जो चीजें मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तब तक अब एक काम करो, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लेना इस चैप्टर को, नोट्स चाहिए वो आपको कहां मिलेंगे, पीडब्ल्यू के ऐप पर, ठीक है ना। चलो तो एंड करते हैं इस क्लास को, बाय बाय, टेक केयर।